प्यारे भैया बहन, आपका दिन मंगलमय हो। सिविक्स के चौथा चैप्टर जो है संसदीय सरकार कार्यपालिका, उसी का शेष भाग आज हम लोग पढ़ेंगे। शीर्षक है प्रधानमंत्री एवं संसद। प्रधानमंत्री और संसद के विषय में आज चर्चा की जाएगी। संसद के साथ संबंधों में भी प्रधानमंत्री की स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन बुलाता है, सत्र की समाप्ति करते हैं तथा लोकसभा को भंग करते हैं। प्रधानमंत्री ही संसद में सरकार का प्रमुख वक्ता और रक्षक दोनों माना जाता है। राष्ट्र के नेता के रूप में प्रधानमंत्री जाने जाते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री राष्ट्र का मान्य नेता है। संपूर्ण राष्ट्र जो है प्रत्येक विषय पर राय के लिए प्रधानमंत्री की ओर ही देखता है तथा उनके नेतृत्व की अपेक्षा करता है। जब चुनाव का समय आता है तो चुनाव के समय जनता जो है सामान्य रूप से प्रधानमंत्री के विरोध अथवा पक्ष में अपना मत देती है। अब है प्रधानमंत्री की स्थिति। विधायी और वित्तीय दोनों ही क्षेत्रों में प्रधानमंत्री के पास व्यापक अधिकार है, सबसे अधिक अधिकार है। साथ ही वह अपने व्यक्तिगत गुण, उच्च कोटि की न्याय भावना और नैतिकता से जनता को प्रेरित करते हैं। अब है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद 3 श्रेणियों के मंत्रियों से मिलकर बनती है। एक कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। 3 तरह के मंत्री होते हैं। ठीक इसके विपरीत मंत्रिमंडल एक छोटा दल है जिसमें कैबिनेट स्तर के वरिष्ठ मंत्री ही सम्मिलित होते हैं। मंत्रिपरिषद का आकार कितना बड़ा मंत्रिपरिषद होना चाहिए? संविधान में 91 संशोधन जो 2003 में हुआ था, संविधान में 91 संशोधन जो 2003 में हुआ था, उसके द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% ही निर्धारित किया गया है। मंत्रियों की श्रेणी, सभी मंत्री एक ही श्रेणी के नहीं होते। बताए हैं जो मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती है। पहला कैबिनेट स्तर के मंत्री। ये कैबिनेट स्तर के मंत्री जो होते हैं वह मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। दूसरा राज्य स्तर के मंत्री और तीसरा उप मंत्री। कैबिनेट स्तर के मंत्री कौन होते हैं भाई, ये बताएंगे। कैबिनेट स्तर के मंत्री गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री आदि जैसे प्रमुख मंत्रालय के प्रभारी ही कैबिनेट मंत्री होते हैं। केवल कैबिनेट मंत्री ही मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेते हैं। राज्य स्तर के मंत्री मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते। उप मंत्री कनिष्ठ होते हैं, छोटे मंत्री होते हैं जो वरिष्ठ मंत्रियों के अधीन होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। मंत्रिपरिषद की शक्ति और कार्य। मंत्रिपरिषद के पास विस्तृत अधिकार और विधिवत उत्तरदायित्व है। नीति निर्माण। मंत्रिपरिषद सरकार की आंतरिक और बाह्य नीतियों का निर्धारण करती है। सभी महत्वपूर्ण मामलों जैसे कि रक्षा, आर्थिक सुधार और नए राज्यों के गठन आदि पर निर्णय लेना भी इसी का कार्य है। प्रशासनिक कार्य। मंत्रिमंडल मूलतः नीति निर्धारण करने वाला निकाय है। जब उसके द्वारा नीति निर्धारण कर ली जाती है तब संबंधित मंत्रालय उसका क्रियान्वयन करता है। तीसरा वित्तीय कार्य। सरकार के समस्त व्यय जितना सरकार खर्च करती है
उसके लिए आवश्यक राजस्व जुटाना मंत्रिमंडल का दायित्व है। पैसे कहाँ से आएंगे, ये सब जुटाने का काम मंत्रिमंडल करती है। विधायी कार्य, मंत्रिमंडल को विधायी क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य करने का भी अधिकार दिया गया है। सदन की बैठक बुलाने का कार्य राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, परंतु इस संबंध में पहल संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा की जाती है। दूसरा, राष्ट्रपति के संसद में दिए जाने वाले अभिभाषण को तैयार करने का कार्य भी मंत्रिमंडल ही करता है। राष्ट्रपति संसद में किस प्रकार का अभिभाषण देंगे, यह मंत्रिमंडल तैयार करता है। अध्यादेश जारी करने के विषय में राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार कार्य करता है। मंत्रिमंडल संविधान में संशोधन भी प्रस्तुत कर सकता है। 95% से अधिक विधेयक सरकारी विधेयक होते हैं जिन्हें मंत्री तैयार करते हैं। उन्हें संसद में रखने, उन्हें समझाने, उनकी रक्षा करने का कार्य भी मंत्री द्वारा ही किया जाता है। पिछले कुछ समय से मंत्रिमंडल की शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिसके कई कारण भी हैं। कुछ मंत्री अथवा संगठन देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटनाओं की गति में अप्रत्याशित तीव्रता दिखाई गई है, जिसके परिणाम स्वरूप संघीय कार्यपालिका अथवा मंत्रिमंडल के कार्य शक्ति में वृद्धि हो गई है। मंत्रियों का उत्तरदायित्व, देखिए संसदीय प्रणाली का मतलब होता है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति संयुक्त रूप से मिलकर के संसद हैं, और ये तीनों के संयुक्त रूप से जब कार्यवाही होती है उसको संसदीय प्रणाली की संज्ञा दी गई है। सरकार एक अनिवार्य लक्षण है कि मंत्रियों का दायित्व है। मंत्रियों के दायित्व को दो प्रकार हैं, दो रूप हैं। एक सामूहिक दायित्व, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। मंत्री लोकसभा के प्रति व्यक्तिगत रूप से ही नहीं, सामूहिक रूप से भी उत्तरदायी होते हैं। मंत्री परिषद के सदस्य एक साथ ही तैरते और डूबते हैं। जब कभी मंत्रिमंडल के द्वारा कोई निर्णय लिया गया तो प्रत्येक मंत्री को उसके समर्थन में बिना किसी संकोच अथवा हिचकिचाहट के खड़ा होना अनिवार्य हो जाता है। लोकसभा का विश्वास खो देने पर मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ता है। सारे मंत्रिमंडल समाप्त हो जाते हैं। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, परंतु राष्ट्र अध्यक्ष के प्रति व्यक्तिगत रूप से भी उत्तरदायी होते हैं। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रह सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि मंत्री अपनी अवांछनीय गतिविधि और कार्यकलापों के कारण राष्ट्रपति द्वारा उनके पद से हटाए भी जा सकते हैं। ऐसे मामलों में भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से ही निर्णय लेते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से निर्णय लेकर के मंत्री को हटा भी सकते हैं। संसद द्वारा मंत्रियों के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के तरीके, देखिए ऐसे कई तरीके, कई साधन हैं जिनके माध्यम से संसद जो है मंत्रियों के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करती है। मंत्रियों से प्रश्न पूछकर जिसका उचित और संतोषजनक उत्तर देना मंत्री के लिए आवश्यक है। कोई भी मंत्री किसी भी प्रश्न को कम गंभीरता से नहीं लेता है, क्योंकि कभी कभी एक साधारण भी पूछताछ भी विस्तृत आलोचना का आधार बन जाती है। ऐसे प्रश्न सांसदों को कार्यपालिका के ऊपर कुछ हद तक नियंत्रण प्रदान करते हैं। किसी महत्वपूर्ण मामले पर स्थगन प्रस्ताव पारित करके ताकि उस मामले पर अविलंब विचार विमर्श किया जा सके। जिस समय वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श हो रहा हो उस समय कटौती प्रस्ताव ला करके किया जाता है।
सरकार के किसी भी मंत्री अथवा संपूर्ण सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाकर, पांचवा अविश्वास प्रस्ताव लाकर जो किसी भी सदस्य के द्वारा अथवा विपक्ष के नेता के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके ठीक विपरीत पारित होने का अर्थ क्या है? सरकार से विश्वास की समाप्ति होना, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है। अब है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के शक्ति के संबंध में एक विशेष संदर्भ आपको बताएंगे। भारत के राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति हमेशा से अत्यधिक चर्चा का विषय रहा है। व्यवहार में वह केवल एक रबड़ के मोहर हैं, राष्ट्रपति, जिसे मंत्रिपरिषद तथा प्रधानमंत्री के परामर्श पर कार्य करना होता है। समय समय पर इस विषय पर मतभेद भी होते रहे हैं कि क्या राष्ट्रपति समस्त मामलों एवं समस्त परिस्थितियों में मंत्रिमंडल का परामर्श मानने के लिए बाध्य हैं। संविधान सभा में समय समय पर हुए विचार विमर्श एवं वाद विवाद के दौरान महत्वपूर्ण सदस्यों ने विभिन्न रूपों में इस संबंध में अपने मत व्यक्त किए हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा, राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष हैं, परंतु वह राष्ट्र पर शासन नहीं करता। वह सामान्यतः मंत्रियों के सलाह से बाध्य रहेगा। वह न तो उनके परामर्श के विरुद्ध कुछ कर सकता है और न ही उनके परामर्श के बिना। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी कुछ इसी प्रकार का मत अभिव्यक्त किया है। यद्यपि संविधान में ऐसा कोई भी स्पष्ट प्रावधान नहीं है जो राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल का परामर्श मानने के लिए बाध्य करता हो, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति हर मामले में संवैधानिक राष्ट्रपति रहेगा। वाद विवाद के दौरान भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, परंतु हम राष्ट्रपति को फ्रांसीसी राष्ट्रपति के समान केवल नाम मात्र का मुखिया नहीं बनाना चाहते। हमने उसे वास्तविक शक्ति प्रदान नहीं की है, परंतु उसके पद को सर्वोच्च प्राधिकार से संपूर्ण और गरिमामय बनाया है। इस प्रकार पंडित नेहरू ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि सत्ता वास्तव में मंत्रिपरिषद में निहित है, न कि राष्ट्रपति में। मनोरंजक तथ्य तो यह है कि संविधान सभा के अध्यक्ष की हैसियत से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने विचार व्यक्त किए हैं कि भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति की स्थिति वही होगी जो ब्रिटेन के सम्राट की होती है, परंतु जब स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने तब उनकी सोच कुछ अलग हो गई, भिन्न हो गई। उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिख करके निम्नलिखित मामलों में मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र होकर अपने विवेक के आधार पर स्वतंत्र निर्णय लेने की इच्छा व्यक्त की। विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करते समय, संसद को संदेश भेजते समय, संसद को पुनर्विचार के लिए विधेयक भेजते समय, इन सभी समयों में स्वतंत्र निर्णय लेने की इच्छा उन्होंने बताया है। भारतीय संविधान में बाद में संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की स्थिति और शक्ति के संदर्भ में अस्पष्टता का निराकरण कर दिया गया है। 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति जो होगा मंत्रिमंडल के सलाह पर कार्य करेगा। 44वें संविधान संशोधन जो 78 में हुआ उसके अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद में से अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। तो इस प्रकार से हम आज देखें कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की क्या शक्ति है। तो यह आज चैप्टर समाप्त हो गया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।